मेरा नाम टीना है। मैं शहर की रहने वाली थी और मेरी शादी गांव में एक पढ़ी लिखी फैमिली में हुई। मेरे पति ने मुझे नया नया स्मार्टफोन ला कर दिया, इसलिए मुझे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं आता था। एक दिन मेरे पास एक नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव की तो कॉल पर कोई लड़की बात कर रही थी। वह लड़की कौन थी मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे फ़ोन पर बातचीत होना शुरू हो गई। मैं अपनी उस दोस्त से जब भी मिलने की बात करती वे मुझे मना कर देती थी। एक दिन मेरी जान निकल गई जब मुझे पता चला कि मेरी वे दोस्त और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी एक ननंद और मेरे ससुर रहते थे। मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उनकी जॉब दूसरे शहर में लगी हुई थी, इसलिए वह अपनी शादी करने के लिए यहाँ आए हुए थे। मेरे पति को हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिला करती थी, इसलिए वह महीने की पहली और दूसरी तारीख में अपने घर पर होते थे। मेरे पति अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां लेकर आए थे। उनकी छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। शादी की रात मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मेरे पिता और बहन का बहुत ख्याल रखना है। मेरी बहन को हमेशा अपनी बहन की तरह समझना और पिता को हमेशा अपने पिता की तरह सम्मान देना है, पर हमेशा उन दोनों का ख्याल रखना, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने अपने बचपन में अपने नन्हे हाथों से कच्ची पक्की रोटी बनाकर मेरे और मेरे पिताजी का पेट भरा है। उसने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए अब तुम्हें उसको आराम देना है। मैं अपने पति का मतलब अच्छे तरीके से समझ रही थी। वे चाहते थे कि मैं इस घर का काम संभाल लूँ और उनकी बहन को आराम दूँ। मेरी ननंद जवान थी और वह ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस नॉर्मल सी शक्ल की थी, लेकिन घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से चलाती थी। मेरी ससुराल का घर अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा घर था। मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मेरा मायका का घर काफ़ी छोटा था। गांव के लोगों के घर तो बड़े बड़े ही होते हैं। मैंने अपने पति को भरोसा दिलाया कि मैं उनकी बहन और उनके पिता का बहुत ख्याल रखूंगी और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे पति की छुट्टियां पूरी होने वाली थी। अभी उनकी छुट्टियां पूरी होने में 2 दिन रह गए थे, इसलिए मेरे पति मुझे 2 दिन के तौर पर घुमाने ले गए। इस बात से ससुर को भी कोई एतराज़ नहीं था। जब हम लोग घूमकर वापस आए तो मेरे पति ने अपनी जाने की पैकिंग करनी शुरू कर दी। मैं अपने पति के जाने पर काफ़ी अफसोस में थी। अभी मेरी शादी को हुए कितने ही दिन थे और अभी से मेरे पति मुझे अकेला छोड़ कर जा रहे थे। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। मेरी बहन की आदत बहुत अच्छी है, वे कभी तुम्हें बोर नहीं होने देगी, वे हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। ससुराल में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति का इंतज़ार करती है। मेरे पति अगले दिन सुबह ही दूसरे शहर अपनी नौकरी के लिए जा चुके थे। अब घर में हम 3 लोग रह गए थे। इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत अजीब बात थी। मैं जब भी अपने ससुर के पैर छूने का उनका आशीर्वाद लेने जाती तो उनकी हरकतें मुझे अजीब लगती थी। वे मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और खुश तो खैर सभी लोग थे। गांव की काफ़ी सारी औरतें भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना था कि मैं इस पूरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत बहू हूँ। किसी के घर में भी इतनी प्यारी बहू या बेटी भी नहीं है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे और गांव के लोगों तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए सारी औरतें मुझे देख देख कर बहुत खुश होती थी और मेरे पति की किस्मत पर नाज करती थी। मेरे पास अभी तक मोबाइल नहीं था। मुझे अपने पति की याद सता रही थी, लेकिन मेरे ससुर के पास स्मार्टफोन था। मेरे पति अपने पिता के नंबर पर कॉल कर लेते और मुझसे बात कर लिया करते थे। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी और यहाँ पर सारे काम करके फ्री ही रहती थी और सारा दिन घर में बोर रहती थी। मेरी ननद तो थोड़ी बहुत देर बातचीत करती और उसके बाद अपने कमरे में घुस जाती थी। ये लोग काफ़ी सिंगल बिहेवियर के लोग थे। मेरे ससुर मेरे घर में आने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होता था। वे कभी बाजार से मेरे लिए पकौड़े लेकर आते तो कभी समोसे लेकर आते थे और थैली मेरे हाथ में ला कर दिया करते थे। मैं खाने के लिए अपनी ननद को आवाज़ लगाती तो वे मना कर देते थे और कहते थे कि बहू, मैं तुम्हारी लिए लेकर आया हूँ, बेटी को आवाज़ मत लगाओ। मुझे उनकी ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि भला वे अपनी बेटी से ज़्यादा बहू को अहमियत क्यों दे रहे हैं। इतनी बात मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं अभी नई थी।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर किसी बात का बुरा मान जाए। मैं खामोशी से कमरे में ले जाकर खा लिया करती और जो बचती मैं अपनी ननंद को खामोशी से दे दिया करती थी। मेरी ननंद भी पलटकर मुझसे सवाल नहीं करती थी कि आखिर आपको ये समोसे या पकौड़ी किसने ला कर दी है। वे तो बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की थी, अपने कमरे से सिर्फ किसी काम से ही निकलती थी, बाकी फिर वापस अपने कमरे में घुस जाया करती थी। सुना था कि वह काफ़ी पढ़ी लिखी है, इसलिए कंप्यूटर पर कुछ न कुछ करती रहती है। पहले तो उसने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी वह घर की किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। मुझे क्या था, मैं तो बस अपने ससुर के अच्छे बिहेवियर से खुश थी। मैं सोचती थी कि मैं हमेशा अपनी ननंद और ससुर का बहुत ख्याल रखूंगी, जैसे कि मेरे पति ने मुझसे कहा था, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही थी। मैं अपने ससुर से सुबह उठते ही पूछती कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, तो वे मेरी इस बात से बहुत खुश होते। जबकि सुबह को मेरी ननंद भी अपने पिता से पूछती थी कि आपके लिए नाश्ता बना दूं, तो मेरे ससुर अपनी बेटी से नाश्ता बनाने के लिए मना कर देते थे। वे वापस अपने कमरे में चली जाती है, फिर कोई दूसरा काम देख लिया करती थी। मैं जब भी पूछती मेरे ससुर मुझे फ़ौरन ही अपनी पसंद का नाश्ता बता देते और मैं उनकी पसंद के मुताबिक नाश्ता बनाती और उनको दे देती। मेरे ससुर दिन में मुझे काफ़ी सारी डिशेस की डिमांड करते थे, मैं उनका कहना हर बार मान लिया करती थी, इसलिए वे मुझसे दिन पे दिन खुश रहने लगे। मेरे पति को गए हुए 1 महीना पूरा होने वाला था। अब उनके आने का टाइम हो गया था। अब की बार जब मेरे पति घर आए तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए। उन्होंने आते ही मुझे गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने जैसे ही गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर स्मार्टफोन था। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में कोई परेशानी होती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ, मुझे अपने ससुर के मोबाइल से बात करनी पड़ती थी, अब मेरे लिए यह भी आसान हो गया था। 2 दिन इसी तरीके से हंसी खुशी अपने पति के साथ गुजर गए थे। मैं घर के सारे काम दिल लगा कर किया करती थी। मोबाइल को हाथ लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। जबकि शुरू के दिनों में तो मैं फ्री रहती थी, लेकिन मेरे ससुर दिन में मुझसे कोई ना कोई काम करवाते रहते थे, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती थी। मेरा मोबाइल तो एक तरफ ही पड़ा रहता था। रात के टाइम पर जब मुझे मौका मिलता तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पति से कॉल पर बात कर लेती थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई रोटियां बना रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है या फिर कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। उसके बाद मैं रोटी बनाने में बिजी हो गई थी। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई तो तब मुझे छत पर ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है, जबकि उस दिन छत पर ही क्या बल्कि पूरे घर में कोई मौजूद नहीं था। मेरी ननंद अपने चाचा के घर पर गई हुई थी और मेरे ससुर घर के बाहर थे। ना जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब ननंद घर वापस आई तो मैंने उनसे पूछा, क्या तुम घर वापस आई थी? उसने कहा, नहीं तो भाभी, मैं अभी ही घर पर आई हूँ। वह कहने लगी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने अपनी ननंद को बताया कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में मुझे कोई देख रहा है, जैसे किसी की मुझ पर नज़र हो। कहने लगी, भाभी आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में आपके साथ मैं भी तो रहती हूँ, कभी मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखा। मेरी ननंद ये बात सुनकर मेरी मजाक बनाने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। उस दिन मेरे ससुर घर में कब आए थे मुझे कुछ पता नहीं चला। जब वह गए तब तो मैंने उनको देखा था, लेकिन जब वह आए तब मुझे पता नहीं चला। शायद मैं उस टाइम पर अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो वह कहने लगे कि तुम बिल्कुल अपनी सास की तरह लगती हो। मैंने उनसे कहा कि आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल अपनी सास की परछाई हो। तुम्हारी सासू माँ भी बिल्कुल तुम्हारी जितनी ही सुंदर थी और बल्कि तुम्हारी तरह घर के काम में फुर्तीली थी। मतलब मेरे ससुर जी मुझे अपनी पत्नी से कंपेयर कर रहे थे। मुझे लगा कि इसलिए वह मुझे अपने हर काम के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आता था। लेकिन एक दिन मेरे ससुर ने बहुत ही अजीब सी हरकत की। वे घर के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज़ लेकर आए थे मेरे ननंद, और मैं ये देखकर हैरान रह गए। यह गांव तो ज़रूर था, लेकिन इस चीज़ का यहाँ क्या काम होता? जबकि मेरे ससुर तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। वे एक घोड़ी थी।
आजकल घोड़ी भी कहाँ सस्ती मिलती हैं। वो काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद उसे लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़ी को पालना चाहता हूँ, इसलिए अपने घर में लेकर आया हूँ। मेरी ननद ने तो अपने पिता की मजाक भी बनाई थी कि आपको कब से शौक हो गया घोड़ों को पालने का। मैंने कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या फिर बकरी पालने का शौक तो सुना था, लेकिन घोड़ी पालने के शौक के बारे में मैंने पहली बार सुना था। ये बात मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह किसी काम के लिए उठी तो मैंने देखा कि लगभग सुबह के 6 बजे थे। इतनी सुबह मेरे ससुर घोड़ी के पास बैठे उसका दूध निकाल रहे थे। मैं छुपकर उनको देखने लगी। मैंने देखा कि उन्होंने दूध को गिलास में करने के बाद उसको पी लिया। जब मेरे ससुर को पता चला कि मैं उनको देख रही हूँ तो वे घबरा गए। मैंने कहा, आप ये दूध क्यों पी रहे हैं? तो वे कहने लगे कि घोड़ी का दूध पीने से मर्द के शरीर के अंदर की ताकत आती है। मैंने सोचा कि शायद इस उम्र में आकर मेरे ससुर जी को कमज़ोरी महसूस हो रही होगी। गांव के लोग तो वैसे भी काफ़ी सारे नुस्खे जानते हैं, ये भी कोई ताकत लाने वाला कोई नुस्खा होगा। मैंने वैसा पढ़ा था कि घोड़ी का दूध काफ़ी सारी बीमारियों में भी काम आता है। मुझे अपने ससुर के इस बारे में ज़्यादा समझ का क्या करना था। ये उनके फ़ायदे का जानवर था, इसलिए तो वे उसे लेकर आए थे। मैंने जब अपने पति को कॉल पर बात की तो इस बारे में उनको भी बताया था। मेरे पति ने कहा कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे आदमी हैं और वह गांव के तौर तरीके भी जानते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ उनका उठना बैठना है। उनमें से किसी ने उनको ये नुस्खा बता दिया होगा। तुम इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरे पिताजी जो करते हैं ठीक करते हैं। आज तक उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, और वह घोड़ी घर में लेकर आए हैं तो इसमें भी कोई उनका मकसद होगा। मैंने अपने पति से कहा कि आप ठीक कह रहे हो, ससुर जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन मैं अपनी ननद के साथ मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली हो। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई आया होगा। मैंने अपनी सारी कीमती चीज़ चेक की, लेकिन मेरे कमरे के अंदर हर कीमती चीज़ अपनी जगह पर ही मौजूद थी। कोई भी चीज़ कमरे से गायब नहीं थी, बस कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। मैं अपने ससुर जी के पास गई और उनसे ये सवाल किया कि मेरे कमरे में ये सामान कैसे फैला हुआ है, कि आप मेरे कमरे में गए थे? क्योंकि उस दिन घर में ससुर जी अकेले मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया, लेकिन मैंने तुम्हारे कमरे के अंदर बिल्ली को जाते हुए देखा था। शायद बिल्ली ने ही तुम्हारे कमरे का सामान फैला दिया होगा। मैंने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, यही हो सकता है, बिल्ली ही कमरे में आई होगी। भला कमरे में ऐसे बेवजह सामान कौन फैलाएगा? मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मेरे पति की छुट्टी के दिन आ गए थे और वे 2 दिन के लिए घर पर आ गए थे। अगले दिन जब मैंने सुबह का नाश्ता बनाया तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। मेरे पति ने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारी भाभी मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल भी रखती हैं या नहीं? मेरी ननद कहने लगी, भैया भाभी बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। ये बात सुनकर मुझे खुशी मिली थी कि मेरी ननद ने मेरी तारीफ़ की। उसके बाद मेरे ससुर ने तो मेरी इतनी देर तक तारीफ़ की कि वे तो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे ससुर ने कहा कि वाकई सच में बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसमें घर को भी अच्छे तरह से हैंडल किया हुआ है। मैंने सोचा कि आज मैं अपने ससुर को अपने मायके जाने की परमिशन ले लेती हूँ, लेकिन ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे ससुर ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया। मैं उदास हो गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरे ससुर ने थोड़ी देर के बाद कह दिया कि ठीक है, चली जाओ। मैं अपने पति के साथ 2 दिन के लिए अपने माता पिता के घर चली आई। वहाँ पर मैंने अच्छा टाइम गुजारा और उसके बाद मैं घर आ गई। मेरे पति वापस चले गए। मेरे पति के अगले दिन जाते ही मेरे नंबर पर एक नए नंबर से मिस कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही कॉल अटेंड की, पीछे से कॉल कट जाती और मैं अपनी साइड से कॉल करती तो नंबर बिजी आता। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने कि ये किसका नंबर, मुझे इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं। एक दिन दोपहर का टाइम था। हम लोग दोपहर में अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे और आराम करते थे। मेरी ननद और ससुर भी अपने कमरे में आराम करते थे। मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर इस नंबर से कॉल्स आ रही हैं। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की, थोड़ी देर तक तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ने बोलने की आवाज़ आई। यह किसी लड़की के बोलने की आवाज़ थी। उस लड़की ने पहले तो हेलो बोला, उसके बाद मैंने पूछा आप कौन हो? तो वह कहने लगी कि मेरा नाम खुशी है। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी।
मैंने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। उसने कहा कि मैं भी आपको नहीं जानती। मैंने कहा जब आप मुझे नहीं जानती तो इतने दिनों से बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मैंने जब भी तुम्हारे नंबर से कॉल रिसीव करने की कोशिश करती तो कॉल कट जाती है। उसने कहा कि हो सकता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाती हो। वैसे मेरा नाम खुशी है और मैं गाज़ियाबाद में रहने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरा नाम टीना है, मेरा मायका भी गाज़ियाबाद का ही है। इसी तरह से हम दोनों के बीच बातचीत काफ़ी देर तक होती रही। उस लड़की ने बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती कर ली। वे मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। इसी तरह से हम दोनों एक रोज़ एक दूसरे से बात किया करते थे और मेरे ससुर का वही रूटीन था। वे रोज़ सुबह सवेरे उठ जाते और सबसे पहले घोड़ी का ताज़ा दूध निकाल कर पिया करते थे। फिर मेरे ससुर काफ़ी पढ़े लिखे थे। मैं रोज़ उनके कमरे की सफाई करने जाती। उनके कमरे में कंप्यूटर भी रखा हुआ था और वे हमेशा अपने मोबाइल में ही बिजी रहते थे। मेरे ससुर कोई काम नहीं करते थे, इसलिए कभी छत पर चले जाते तो कभी मोबाइल या कंप्यूटर से अपना टाइम पास कर लिया करते। ये कंप्यूटर मेरे पति का था, लेकिन मेरे पति तो उसको इस्तेमाल ही नहीं करते थे, इसलिए मेरे ससुर ने इस कंप्यूटर को अपने कमरे में रख लिया था। दिन इसी तरीके से गुजर रहे थे और हर दिन मेरी अपनी दोस्त से बात करनी होती थी। वह दोपहर के टाइम पर ही मुझे फ़ोन किया करती थी और हम दोनों 2 या 3 घंटे तक आपस में बात किया करते थे। मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता था और उससे बहुत बात करने के बाद मेरा मन भी हल्का हो जाता था। मैं अपने मायके में भी अपनी मम्मी से या बहन से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बस कभी कभी हाल चाल पूछ लिया करती थी। मेरे पति घर आ गए। एक दिन मुझे याद आया कि मैं अपने मायके से अपनी पुरानी एल्बम लेकर आई थी, जिसमें मेरे बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपको अपने बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ। मैंने अपनी उस एल्बम को अलमारी में रख दिया था। मैं अलमारी में काफ़ी देर तक चेक करती रही, लेकिन मुझे मेरी एल्बम नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि कहीं मैंने उसे किसी संदूक में तो नहीं रख दिया। मैंने पूरी संदूक भी छान मारी, यहाँ तक कि पूरे कपड़ों की तलाशी ले ली, लेकिन मुझे मेरी एल्बम कहीं नहीं मिली। अब पिछले महीने मैं अपने मायके गई थी, तभी अपनी पुरानी एल्बम साथ लेकर आई थी। मेरे पति कहने लगे क्या ढूंढ रही हो? मैंने जब उनको बताया तो वे कहने लगे हो सकता है कि तुम यहाँ एल्बम लाई ही नहीं हो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं एल्बम अपने घर से लेकर आई थी ताकि आपको अपने फ़ोटोज़ दिखा सकूं, लेकिन मेरी एल्बम पता नहीं कहाँ गई। मेरे पति ने कहा हो सकता है तुमने रास्ते में कहीं एल्बम गिरा दी हो या फिर धोखे से तुमसे गिर गई हो। उन्होंने मेरी परेशान शक्ल देखते हुए कहा इतना परेशान मत हो, ज़्यादा कीमती चीज़ है, एक एल्बम ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हमारी शादी की एल्बम देख लो। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे अच्छे से याद था कि मैं एल्बम लेकर आई थी और याद से मैंने उसे अलमारी में ही रखा था। पर जब एल्बम पूरे कमरे में नहीं मिली तो मैंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिन बाद जब मैं अपने ससुर के कमरे में सफाई लगाने गई तो वहाँ पर मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। यह कोई चीज़ नहीं बल्कि एक एल्बम थी। ये वही फ़ोटो एल्बम थी जो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी। इन सारी फ़ोटोज़ में से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी एल्बम वापस वहीं पर रख दी और मैं सोचने लगी ससुर जी ने आखिर मेरी एल्बम अपने पास क्यों रखी हुई है। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इन दिनों गांव में एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता मेरी ननद के लिए आया था और मेरा भी ध्यान उस रिश्ते में लग गया। मैं इन दिनों बहुत बिजी हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मेरी खुशी से भी कोई बात नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग शॉपिंग में लगे हुए थे। मेरे पति घर आ गए थे, उनकी बहन की सगाई होने वाली थी। जिस दिन मेरी ननद की सगाई थी उस दिन मैं अपने कमरे में कपड़े पहनने के बाद ड्रेसिंग के आगे बैठी हुई मेकअप कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ अंदर झांक रहा है। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे की तरफ भागती हुई गई। दरवाजे पर मेरी ननद आ गई और तैयार होकर मुझे खुद को दिखाने लगी। भाभी मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने अपनी ननद से कहा बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा क्या तुम भी दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी? उसने कहा भाभी मैं तो अभी तैयार होकर आई हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने उसको कुछ नहीं बताया और मैं खामोश हो गई। मेरी ननद की शादी में अभी काफ़ी टाइम था, अभी तो हम लोगों ने उसकी सगाई कर दी थी। सगाई वाले दिन घर के सभी लोग बहुत खुश थे। हम लोग फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तभी अचानक मेरे ससुर मेरे बराबर में आकर खड़े हो गए। मेरी एक साइड पर अब मेरे पति खड़े हुए थे और दूसरी साइड पर मेरे ससुर खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ लगाए हों, जबकि मेरे पति का हाथ तो मेरे कंधे पर था। मैंने जैसे ही अपने ससुर की तरफ देखा तो आगे बढ़ गए और मेरे पति ने मेरा ध्यान कैमरे की तरफ देखने को कहा।
उस दिन काफ़ी सारे ऐसे हादसे मेरे साथ हुए थे जिसकी वजह से मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा था, लेकिन वे मेरे पिता समान थे। उन पर शक करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि मुझे सिर्फ उन पर अभी तक शक ही था। मैंने उनको अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा था जिसकी वजह से शक सही साबित हो सके। मेरी ननंद की सगाई तो अच्छी तरह से हो गई थी, मेरे पति भी जा चुके थे। कुछ दिनों बाद सगाई की एल्बम बनकर आई तो सबसे पहले मेरे ससुर लेकर बैठ गए और खुशी खुशी देखने लगे। वह एल्बम अपने कमरे में लेकर चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एल्बम मुझे दे दी। इस दौरान खुशी के मेरे फ़ोन पर काफ़ी सारे मिस कॉल पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसे कॉल की और उससे सॉरी कहा कि मैं अपनी ननंद की सगाई में बिजी थी, इसलिए उससे बातचीत नहीं कर सकी। हम लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहे। खुशी से बात करते ही मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वे कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि कोई मेरी अपनी ही है। बातों बातों में वे काफ़ी सारी बातें इस तरह से कह दिया करती थी जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और काफ़ी सारी बातें उसे मेरे बारे में भी पता थी। पर मैं हर बार यही सोचती थी कि जिस इंसान से हम इतनी बातें करते हैं उसको हम अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुके होते हैं, इसलिए खुशी को मेरे बारे में मेरे अलावा और कौन बता सकता था। मैं खुशी को अपनी ननंद की शादी पर इनवाइट करना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि ज़्यादा मेहमान होने की वजह से मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने पति को भी खुशी के बारे में बताया तो मेरे पति कहने लगा, ऐसे किसी भी अनजान को अपने दोस्त नहीं बनाते, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि खुशी की बातों में मुझे एक अजीब सा भरोसा दिखाई देता है। वे बहुत अच्छी है, उसने अपने तो मुझे काफ़ी सारे राज बताए थे। वे मुझ पर भरोसा करती थी, इसलिए तो उसने मुझे अपनी सीक्रेट बताए थे, वरना आजकल के ज़माने में कोई भी किसी को सीक्रेट बिना मतलब के नहीं बताता। और हम दोनों ज़्यादातर यही बातें करते थे। वे मुझे अपने सीक्रेट बताती थी। वे किसी को पसंद करती थी, जिसको वह पसंद करती थी वह इंसान बहुत खूबसूरत है, मगर उसने बताया कि वह शादीशुदा है। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें शादीशुदा पसंद आया है, तुम किसी कुंवारे लड़के को पसंद नहीं कर सकती थी। तब उसने कहा कि जिसको मैं पसंद करती हूँ वह बहुत ज़्यादा सुंदर है, मेरा दिल करता है कि मैं उसके सारे दिन उसी के पास रहूं। उसने बताया था कि मेरे मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटो हैं, मैं दिन रात उसके फ़ोटो देखती रहती हूँ, हर मोमेंट पर उसकी फ़ोटो क्लिक करती रहती हूँ, और उसे पता भी नहीं चलता वह लड़की जिसको भी चाहती थी सच में दीवानों की तरह प्यार किया करती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान खुशी जिसको चाहती है वह उसे मिल जाए। सच में खुशी मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब मेरे पति घर पर आएंगे तो मैं खुशी को अपने घर डिनर पर इनवाइट करूंगी। वे मेरे गांव मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी और कभी इनकार नहीं करेगी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।